यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेंगू और प्लेटलेट्स के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, डेंगू जो बुखार जो कई जगहों पे जहाँ बारिश हो चुकी है वहाँ पे फैल भी चुका है और कई जगहों पे आने वाला है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा सिलसिला चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे कि अगर ड्रिप लगाई जाए तो उसमें कौन कौन से इंजेक्शन आपको लगाने हैं, एंटीबायोटिक देनी है या नहीं देनी है, इसके बारे में सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डेंगू के अंदर क्या क्या लक्षण अपने को मरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे पहले आता है वेरी हाई फीवर। ठीक है, जिसको भी डेंगू बुखार हो रखा है उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से प्लस अपने को फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, सीवियर हेडेक, उसको बहुत तेज दर्द सिर के अंदर अपने को उसको देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे आता है पेन बिहाइंड आई। ठीक है, जो उसकी आंखें होती हैं, आंखों में आपको स्वेलिंग दिख सकती है, आंखों से आंसू आएंगे, जलन होगी और आंखों के पीछे क्या होता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, जो फीवर की वजह से ऐसा होता है। इसके अंदर जो मोस्टली जो देखा जाता है वो लक्षण है जॉइंट एंड मसल पेन। ठीक है, जो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं और जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ठीक है, पूरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को जिसके अंदर डेंगू बुखार हो रखा है। उसके बाद में है फैटिक। ठीक है, उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है, यहाँ तक कि अगर वो बेड से उठकर थोड़ा बहुत चलता भी है तो भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी या थकान महसूस होती है। 6 नंबर पे है नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, जिसको भी डेंगू फीवर हो रखा है उसको बेचैनी सी रहेगी और वोमिटिंग के चांसेस रहते हैं कि उसको उल्टी भी आ सकती है। कई बार अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो रही हैं तो उसके अंदर माइल्ड ब्लीडिंग अपने को देखने को मिल सकती है कि उसके अंदर जो नोज के अंदर ब्लीडिंग आ सकती है। ठीक है, अगर माइल्ड उसको कट लग गया है, कई बार अपने को हल्की फुल्की इंजरी हो जाती है तो नॉर्मल से क्या होता है, ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। कई बार उसको जो यूरिन में बर्निंग सेंसेशन भी अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण जो देखने को मिलते हैं वो किस कारण से होते हैं, क्यों फैलता है डेंगू, किस वजह से फैलता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले जो मेन जो रीजन होता है कोज बाई डेंगू वायरस, जो डेंगू जो बुखार जो फैलता है वो डेंगू वायरस की वजह से फैलता है। ठीक है, अब डेंगू वायरस जो है बॉडी में किस तरीके से एंटर करता है। ठीक है, तो ये जो एंटर करता है वो करता है एडिस मॉस्किटो बाइट की वजह से। ठीक है, अगर किसी मादा एनाफिलीज मच्छर जिसके अंदर ये डेंगू वायरस है, अगर उसने किसी स्वस्थ इंसान को काट लिया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डेंगू बुखार हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेंगू बुखार वाला कोई इंसान है, ठीक है, इसको किसी स्वस्थ मच्छर ने, मतलब उस मच्छर के अंदर डेंगू वायरस नहीं है लेकिन इस इंसान के अंदर डेंगू वायरस है, ये इन्फेक्टेड है। अगर ये स्वस्थ मच्छर इस इंसान को काट लेगा तो उस मच्छर के अंदर भी क्या हो जाएगा, डेंगू फीवर हो जाएगा, मतलब उसके अंदर भी जो डेंगू वायरस उसके अंदर चला जाएगा। अब डेंगू वायरस इस मच्छर के अंदर चला गया है तो जब ये किसी स्वस्थ इंसान को काटेगा, ठीक है, स्वस्थ इंसान के अगर बाइट करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाएगा और उस पर्सन के अंदर भी क्या हो जाएगा, डेंगू बुखार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका सर्किट चलता है, इस तरीके से ये फैलता रहता है। तो लेकिन अब ये मॉस्किटो बाइट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस कब होते हैं, कब ये फैलता है, क्या इसके पीछे कारण है, उसमें थर्ड नंबर पे आता है क्लाइमेट चेंज। जब मौसम बदलता है तो मतलब जो बारिश का मौसम होता है उसमें मच्छर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जगह जगह पे पानी भर जाता है, वो पानी जैसे ही गंदा होता है उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, जिससे डेंगू फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन मतलब किसी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पानी इकट्ठा होना, गंदी नालियों वाले चांसेस बढ़ जाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लैक ऑफ इम्यूनिटी, अगर किसी की बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, अगर उसकी कमजोर है तो उसको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर बॉडी कमजोर है तो कोई भी छोटा मोटा वायरस भी अगर अटैक करता है तो बॉडी के अंदर फीवर आ जाता है और इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इम्यूनिटी अगर कमजोर है बॉडी की तो उससे भी फैल सकता है। लैक ऑफ वेक्टर कंट्रोल, ठीक है, अगर मच्छर जो मारने के जो प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, कई बार जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्प्रे कराया जाता है, ठीक है, अगर वो प्रोग्राम में अगर कमी है, अगर आप मच्छरों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मच्छर जगह जगह पे फैले हुए हैं, गंदे पानी में भरे पड़े हैं, तो उस वजह से भी डेंगू बुखार फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो किसके कारण है, वो मच्छर के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसकी वजह से ये फैलता है। तो जो कारण है जिसकी वजह से मच्छर फैलेगा तो वहाँ पे जो डेंगू बुखार फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर किसी को डेंगू हो गया तो अपन उसका इलाज कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डेंगू बुखार का इलाज करने से पहले उसको पता लगाना जरूरी है कि उसके अंदर डेंगू है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले जो टेस्ट कराया जाता है वो है रैपिड डेंगू आईजीजी टेस्ट। अगर किसी की बॉडी में आईजीजी प्रेजेंट है
तो उसका मतलब होता है उसको अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब रिसेंटली उसको इन्फेक्शन हुआ है। और अगर उसकी बॉडी में आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट है, आईजीएम जो टेस्ट कराया जाता है आईजीएम है, तो मतलब उसको करंटली क्या है, इन्फेक्शन है, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे अपने को पता लगा सकते हैं कि रिसेंटली उसको इन्फेक्शन हुआ है या फिर करंट में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में डेंगू एलाइजा जो टेस्ट होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है डेंगू वायरस के अगेंस्ट में। अगर आप हेल्थ प्रोफेशन से हैं तो हम मुझे कमेंट में बताएं कि एलाइजा का पूरा नाम क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद में जो मोस्टली जो डॉक्टर्स के द्वारा जो टेस्ट कराया जाता है सबसे पहले जो या सबसे ज़्यादा जो टेस्ट कराया जाता है वो है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट क्यों कराया जाता है कि अगर मान लेते हैं किसी पर्सन के अंदर डेंगू बुखार उसको हो रखा है तो उसके ब्लड में क्या होता है, अगर उसको डेंगू हो रखा है तो उसके ब्लड में NS1 प्रोटीन जो होती है वो रिलीज होती रहती है। अगर अपने को इस टेस्ट से पता लगता है कि अगर उसकी बॉडी के अंदर उसके ब्लड के अंदर NS1 प्रोटीन प्रेजेंट है तो मतलब उसको डेंगू बुखार हो रखा है। इसलिए मोस्टली जो चूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा इसी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद में जो डेंगू जो वायरस होता है उसके 4 टाइप होते हैं, 4 सेरोटाइप होते हैं। अब इनमें से किस टाइप से अगर पर्सन इन्फेक्टेड हुआ है, किसका इन्फेक्शन फैला है, उसको चेक करने के लिए RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो टेस्ट होता है वो कराया जाता है कि आखिर इस वायरस से जो डेंगू का जो टाइप हो किस टाइप के वायरस से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैला है उसका पता लगाने के लिए ये मोस्ट रिलायबल जो टेस्ट होता है RT-PCR करवाया जाता है। उसके बाद में CBC, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो कराया जाता है उसके अंदर अपन देखते हैं कि WBC कितना बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। जो डेंगू बुखार होता है उसके अंदर तो मेन प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट की हो जाती है प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो CBC से अपने को पता लगाया जाता है कि उसकी प्लेटलेट्स कितनी है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स 10,000 से नीचे आ रही हैं तो आप उसको हॉस्पिटल रेफर करेंगे, उसको ट्रीट करने की कोशिश ना करेंगे। 10 से 20,000 के आसपास भी है तो आप उसको हॉस्पिटल रेफर हायर सेंटर रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उससे ऊपर या उसकी 1.5 लाख से जो नीचे होती हैं तो आप उसको ट्रीट क्लिनिक पे कर सकते हैं। तो उसी ट्रीटमेंट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जिस ट्रीटमेंट की अपन बात करेंगे वो ट्रीटमेंट होने वाला है जो हम लोग खुद जो यूज़ करते हैं, क्लिनिक पे यूज़ किया जाता है या हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, उस ट्रीटमेंट के बारे में आज अपन लोग बात करने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है कि अगर किसी पेशेंट को डेंगू हो रखा है, फीवर हो रखा है, तो सबसे पहले उसके फीवर को कम करना होता है, जिसके लिए अपने को उसको PCM 650 की टैबलेट दी जाती है कि उसका फीवर जल्दी से कम हो। जैसे उसको फीवर कम होता है उसके बाद में पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दिया जाता है ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती रहती है, कि उसकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि जो मच्छर होता है, जो वायरस जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। तो फ्लूइड थेरेपी के अंदर क्या दिया जाता है, उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो NS, DNS और RL जो IV फ्लूइड्स होते हैं इनको यूज किया जाता है। जो सबसे ज्यादा जो चूज किया जाता है फर्स्ट लाइन पे वो NS को सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पे चूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन DNS को यूज करते हैं, उसके बाद में RL को, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे जो मोस्ट चूजेबल जो IV फ्लूइड है वो है NS, ठीक है। अब NS अगर किसी पर्सन को लगाते हैं तो वो अगर किसी के अंदर ज्यादा प्लेटलेट्स लो है तो उसको 1000 ml एक बार में लगाया जाता है सुबह और 1000 ml भी शाम को लगाया जाता है, ठीक है। तो उसको 2-2 ड्रिप सुबह और शाम चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि NS के अंदर और कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स किए जाते हैं, जिसमें जो मोस्टली जो इंजेक्शन मिक्स किया जाता है वो है MVI, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन का इंजेक्शन उसके अंदर डाला जाता है, या फिर एल्ड्रिविट उसके अंदर डाला जाता है। वो भी क्या करता है, जो ब्लड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि MVI एक टाइम सुबह MVI लगा दिया, शाम को एल्ड्रिविट लगा दिया, ठीक है, जिससे उसकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से बढ़ सके और वायरस जल्दी से खत्म हो सके, पेशेंट की जो प्लेटलेट्स होती हैं वो प्लेटलेट्स जल्दी से बढ़ सके। उसके बाद में जो इंजेक्शन ड्रिप के अंदर डाला जाता है वो है रेगलान। रेगलान इंजेक्शन का यूज क्यों किया जाता है, इसके अंदर आता है मेटाक्लोप्रोपामाइड, जो कि वोमिटिंग के लिए यूज किया जाता है। कि पेशेंट को अगर वोमिटिंग आ रही है तो उसको वोमिटिंग ना हो उसके लिए अपने को मेटाक्लोप्रोपामाइड या रेगलान इंजेक्शन 2 ml इंजेक्शन जो होता है उसके अंदर ड्रिप के अंदर डाल सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली IV भी दे सकते हैं। उसके बाद में जो इंजेक्शन आता है वो है इंजेक्शन रेंटेक। इंजेक्शन रेंटेक उसकी जो एसिडिटी जो होती है उसको खत्म करने के लिए, खाना आसानी से पच सके उसके लिए ये 2 ml का जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्ट IV भी अपन दे सकते हैं, या फिर अपन NS के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। MVI, रेगलान और रेंटेक तीनों इंजेक्शन को अपन एक साथ NS के अंदर डाल सकते हैं। तो जो ये जो फ्लूइड थेरेपी होती है वो किसी भी पेशेंट को दी जाती है ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके, खाना उसका अच्छे से पच सके और जल्दी से जल्दी उसकी प्लेटलेट्स बढ़ सकें। उसके बाद में अगर उसको WBC की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन अगर उसकी बॉडी में है, तो उसको जो डॉक्सीसाइक्लिन जो 100 ml का जो इन्फ्यूजन जो आता है, ठीक है, जिसके अंदर 100 mg डॉक्सीसाइक्लिन प्रेजेंट होती है वो उसको दिया जाता है, ठीक है। इंजेक्शन डॉक्सीसाइक्लिन 100 ml का जो है वो उसको स्लो IV रूट से दिया जाता है ताकि उसकी जो WBC की जो प्रॉब्लम है, WBC अगर बढ़ी हुई है तो वो कंट्रोल हो सके, जो खून में जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो सके। वैसे देखा जाता है कि डेंगू और प्लेटलेट्स जो डाउन होती है उसके अंदर एंटीबायोटिक का इतना रोल नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर उसकी बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो डॉक्सीसाइक्लिन का यूज किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद में ये जो फ्लूइड थेरेपी हो गई, ठीक है, कि अपने को उसको आईवी रूट से क्या क्या देना है, उसको कंटिन्यूसली ये होते हैं, ठीक है। उसको ये जो ट्रीटमेंट होता है वो एक बार सुबह और एक बार शाम को, डॉक्सीसाइक्लिन भी एक बार सुबह और एक बार शाम को दी जाती है ताकि उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो आईवी थेरेपी है वो पेशेंट को कंटिन्यूसली 6 से 7 दिन तक दी जाती है, तब तक जब तक कि पेशेंट नॉर्मल नहीं हो जाता। उसके बाद में जो ओरल जो ट्रीटमेंट जो होता है उसकी अपन लोग बात करते हैं कि उसको पेशेंट को ओरली क्या देना है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। तो ओरल में सबसे जो पहले आता है कि जो पेशेंट का जो फीवर होता है, फीवर को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg जो कि सुबह, दोपहर और शाम को दी जाती है खाना खाने के बाद में। और अगर पेशेंट को ज़्यादा बुखार आता है तो कई बार इसको रात को भी दिया जाता है, मतलब कि दिन के अंदर 4 बार भी इसको यूज किया जाता है पेशेंट को फीवर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट को ज़्यादा फीवर आएगा तो उसकी जो प्लेटलेट लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मतलब उसके फीवर को कंट्रोल करना है ताकि धीरे धीरे उसकी प्लेटलेट जल्दी से बढ़ जाए और पेशेंट जल्दी से रिकवर हो जाए। अब पीसीएम के बाद में उसको कौन सी टैबलेट दी जाती है, वो है ऑगमेंट 625, ठीक है, जो अमोक्सी सीवी 625 आती है। अगर उसकी WBC बढ़ी हुई है, उसके जो ब्लड में इन्फेक्शन आ रहा है तो इसको यूज जाता है, ठीक है। अदरवाइज एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, डेंगू फीवर के अंदर। लेकिन अगर उसके अंदर इन्फेक्शन है तो उसको खत्म करने के लिए अमोक्सी सीवी 625 को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसके अंदर एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है खाना खाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में जो टैबलेट आती है वो है टैबलेट न्यूरोबाइन 4, ठीक है। न्यूरोबाइन 4 जिसके अंदर आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 जो कि ब्लड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, ताकि जो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो जल्दी से बढ़ सके, इम्यूनिटी जो होती है पेशेंट की वो बूस्ट हो सके। तो न्यूरोबाइन 4 जो टैबलेट होती है वो एक टैबलेट खाना खाने के बाद में सुबह सुबह पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो टैबलेट आती है या कैप्सूल जो है वो है कैप्सूल MVI, ठीक है। MVI कैप्सूल दिन में सिर्फ एक बार देना होता है, वो अपन रात के टाइम पे देते हैं। अगर इसको दूध के साथ लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, ठीक है, उसको बॉडी को ताकत प्रदान करने के लिए, बॉडी को कमजोरी को दूर करने के लिए और पेशेंट को थकान ना हो उसके लिए एल्ड्रविट यूज किया जाता है, जिसके अंदर अपन पेशेंट को सिर्फ एक बार, मतलब रात को सोते टाइम अपन दूध के साथ इसको खाना खाने के बाद में दिया जाता है। इतना ट्रीटमेंट अपन उसको देते हैं। उसके बाद में जो है कैप्सूल पेंटोप DSR, ठीक है। पेंटोप DSR अपन क्यों देते हैं, जो अमोक्सी सीवी 625 है, ये थोड़ी हैवी एंटीबायोटिक है, इसकी वजह से पेशेंट को दस्त वगैरह ना हो उसके लिए अपन उसको पेंटाप्रोजोल देते हैं ताकि उसके जो पेट की जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाए। इसके अंदर डोमपेरिडोन होता है जो कि पेशेंट की वोमिटिंग को रोकता है, मतलब कि उल्टी आने से रोकता है। तो पेंटोप DSR का जो कैप्सूल है पेशेंट को एक बार सुबह सुबह खाली पेट दिया जाता है ताकि उसको वोमिटिंग ना हो और पेट की एसिडिटी खत्म हो सके और खाना अच्छे से पच सके, ठीक है। उसके बाद में कई बार क्या होता है, पेशेंट के जो डॉक्टर जो होते हैं उनके द्वारा यूडी लीव की जो टैबलेट होती है यूडी लीव 300 वो यूज की जाती है ताकि वो लीवर को क्या होती है स्ट्रॉन्ग रखती है और खाने को अच्छे से पचा सके। क्योंकि डेंगू के अंदर क्या होता है, खाना पचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर थोड़ा सा भी हैवी खाना खा लिया तो वो पचता नहीं है, पेशेंट को वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं। तो कई बार यूडी लीव 300 टैबलेट यूज की जाती है ताकि लीवर को स्ट्रॉन्ग कर सके और खाना आसानी से पच सके। उसके बाद में जो आती है वो है सिरप प्लेटीमैक्स। प्लेटीमैक्स सिरप इसके नाम से पता लगता है कि इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा लो है तो इस जो ये सिरप है उसको पेशेंट को दी जाती है 10 ml, ठीक है। एक बार में 10 ml देनी है। इसको एक बार सुबह और एक बार शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में दी जाती है। अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूँ तो इसके अंदर जो मेनली जो पपाया जो होती है, ठीक है, कार्सिका पपाया जिसका साइंटिफिक नेम है, पपीता जो होती है उसकी लीफ का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कई बार आप देखते हो कि गांव में क्या होता है, पपीता का पत्तों का जूस लोगों को पिलाया जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, वोमिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्ट में कड़वा रहता है और उससे कई लोगों को वोमिटिंग हो सकती है। और जैसे ही वोमिटिंग हुई तो उसके साथ में क्या होती है, प्लेटलेट्स का लॉस होता है। इसीलिए उसको ये सिरप यूज की जाती है जिसके अंदर पपाया का एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होता है और भी काफ़ी सारी इसके अंदर जो आयुर्वेदिक जो फल होते हैं उनके जो जूसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिलोय हो गया, आंवला हो गया, इन सब के जो जूस होते हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं ताकि उसकी प्लेटलेट्स जल्दी से बढ़ सके। तो जो प्लेटीमैक्स सिरप है उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी प्लेटलेट्स जल्दी से कंट्रोल होए, ठीक है। जैसे प्लेटलेट्स कंट्रोल होंगी डेंगू फीवर जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं कि जो कुछ टिप्स उसको फॉलो करनी है कि अपन क्या क्या टिप्स उसको फॉलो करवा सकते हैं ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो डेंगू फीवर अगर आप आज आपकी बॉडी के अंदर वायरस चला गया तो उसके 3 दिन बाद में आपको बुखार आएगा, ठीक है। 3 दिन बाद में बुखार आएगा, उसके बाद में 7 दिन के बाद में वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। और उस 7 दिन के बीच में ही आपको इम्यूनिटी को आपको क्या करना है, बूस्ट करना रहता है, ठीक है। आपकी जो बॉडी को इम्यूनिटी को जो है मेंटेन करना होता है, उसके लिए आपको ये सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उसके बीच में आपको कुछ टिप्स याद रखनी है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, आपको घूमना फिरना नहीं है। अगर आप ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे तो आपकी बॉडी में थकान आएगी, प्लेटलेट्स लॉस होने का चांसेस होता है।
होता है। आपको लिक्विड डाइट लेनी है, ठीक है। रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि रोटी बहुत हैवी पड़ती है। आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, फ्रूट्स आप कोई भी खा सकते हैं जिसमें कीवी फ्रूट बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। गोट मिल्क, जो बकरी का जो दूध होता है वो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। इसलिए अपन पेशेंट को सुबह और दोपहर और शाम दिन में 3 बार भी अपन बकरी का दूध जितना वो पी सके उतना उसको पिलाया जाता है ताकि उसकी प्लेटलेट्स जल्दी से बढ़े और डेंगू बुखार को जल्दी से खत्म किया जा सके। उसके बाद में कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली हैं कि पेशेंट को कभी भी आप आईएम इंजेक्शन मत दीजिए, क्योंकि जिसको डेंगू और प्लेटलेट्स का लॉस है उसको आईएम इंजेक्शन देने की कोशिश ना करें, ठीक है। आइबुप्रोफेन, जो पेन किलर्स जो होती हैं, एसिक्लोफेनेक हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये आप पेशेंट को ना दे तो बेहतर है, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है कई बार प्लेटलेट्स का लॉस होता है। अगर आपको कोई और अदर पेन किलर्स हैं तो वो भी आप पेशेंट को ना दे तो बेहतर है, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है पेशेंट की प्लेटलेट्स का लॉस होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट जो हमने बताया है वो क्लिनिक्स में यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। तो अगर आप किसी को जो डेंगू फीवर है, प्लेटलेट्स हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट है आपके द्वारा यूज किया जा सकता है। तो जो हमने जो ट्रीटमेंट जो आपको बताया वो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमने जो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में भी हमको बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।